हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू EACT क्लासेस। मैं आशिकुर रहमान आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ एवरेज पे। क्योंकि लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने एवरेज पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए थे, तो उसका आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। लेकिन अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे मैं सारे स्टूडेंट्स को सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से थोड़ा मैं लेक्चर नहीं ले पाया फ्रॉम पास्ट 5-6 डेज़। लेकिन हमारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका जो सिलेबस है पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट के लिए, जिसको आप VLW बोलते हो, उसमें जो सेकंड पार्ट है वो हमारा पैरेलल में चल रहा है। वो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होने वाला है विद इन सम डेज़। तो मैंने यही चाहा कि हम साथ साथ जो आपका पार्ट फर्स्ट भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे चलाएं, लेकिन जैसे उसका सेकंड आपका कवर हो जाएगा तो फिर हम इस पर थोड़ा बहुत स्पीड अप कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स जिनने तैयारी अभी छोड़ दी है बिकॉज ऑफ क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो है अभी डिमोटिवेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ करंट सिनेरियो जो अभी आप देख रहे हो, सारे स्टूडेंट्स को पता ही है। लेकिन यहाँ पे मैं सब स्टूडेंट्स को सजेशन देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से या जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है सिंस फ्यू मंथ्स, यहाँ पे आप खाली होली एंड सोली SSB के एग्ज़ाम्स पे डिपेंडेंट ना रहो, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अपार्ट फ्रॉम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एंड क्लास 4th एग्जामिनेशन अभी किसी एग्ज़ाम की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत डिले हो जाता है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स इन पैरेलल हुए हैं, उनको वो भी कंप्लीट करने हैं। अपकमिंग एग्ज़ाम्स का भी उनका भी एग्ज़ाम करना है, फिर रिज़ल्ट निकालना है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है बच्चों को कि पैरेलल में जो बाकी एक सेंटर के एग्ज़ाम्स है, लाइक SSC के एग्ज़ाम्स है, इवन IBPS बैंकिंग ने बल्क रिक्रूटमेंट निकाली है, नियर अबाउट मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 6-7,000 वैकेंसीज आपकी आ रही है बैंकिंग में। जो बच्चा इंटरेस्टेड है बैंकिंग में तो IBPS का फॉर्म भर ले, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस है। ये बस आपको स्पीड थोड़ी बहुत गेयर अप करनी है, स्पीड बढ़ानी है आपकी एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले पार्ट में। और इवन जिस बच्चे ने लाइक कास्ट का आपका रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन फॉर्म निकले थे फॉर डिफरेंट पोस्ट, उसका भी एग्जामिनेशन का नोटिस आ गया है, वो भी आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद लाइक नवोदय विद्यालय में रिक्रूटमेंट कुछ रिसेंटली शायद आज या कल आई है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम है जो भी आपके स्टेट में या सेंटर में है, जिनका आपका सिलेबस कॉमन है। तो बच्चों को चाहिए कि वो इन एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे अपेयर हो जाए। एक और प्रॉब्लम जो यहाँ पे हर एक बच्चा फेस करता है, अबाउट 90% बच्चे फेस करते हैं, वो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। क्योंकि इसके लिए हम कोशिश करेंगे आप एक वॉइस रेज़ करो, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारा एग्जामिनेशन फ़ीस भरना पड़ता है। लाइक स्पेशली जनरल कैंडिडेट जो आपके होते हैं ओपन मेरिट के, उनको लाइक 1000 फ़ीस आपका पे करना पड़ता है फॉर एनी पोस्ट। तो उससे क्या हो जाता है, बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं उस बच्चे के लिए जो बच्चा डेडिकेशन से प्रिपेयर कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है, तो उसको चाहिए कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरे, क्योंकि ये 1000 आपका कैरियर कभी कभार चेंज कर सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा UPSC के लिए तैयारी कर रहा था 1-2 साल से, तो यहाँ से जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकली तो उसने बस थोड़ा बहुत उसका अकाउंट्स पढ़ना था, तो उसका वो क्लियर हो गया। इवन असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो आपके रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ था JKPSC का, उसमें बहुत सारे आपके 90% कैंडिडेट्स होंगे जो UPSC की तैयारी कर रहे थे। इसलिए कि आप किसी और की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है ना। तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस कॉमन होता है 80-90%। तो यहाँ पे एक ही मैसेज है सब बच्चों के लिए कि आप जो भी आपको लगता है कि मेरा कॉमन सिलेबस है, मैं इसको इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकता हूँ, उसको चाहिए वो इस एग्ज़ाम में अपेयर हो जाए, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे, ठीक है। क्योंकि टाइम पता नहीं होता कि कौन सा एग्ज़ाम आपका कब हो रहा है, ठीक है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम जो आपका सीरीज़ है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सामने तो यहाँ पे जो आपका जो ये वाला सीरीज़ है, ये पूरा ही आपका बेस है ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एवरेज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से कोशिश करूँगा समझाने का। लेकिन इस बेस पे आपके बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है, इस पर आपका क्वेश्चन आता ही है। और इवन वो ये क्वेश्चन आपका विदिन 10 सेकेंड्स पे हो जाता है। इवन कोई बच्चा विदाउट यूजिंग पेन भी इसको कर सकता है। लेकिन कोई जो भी स्टूडेंट आपका होगा, चाहे वो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का भी होगा, वो भी इसको 10 to 15 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको यूज़ करके आप एवरेज के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इसी पैटर्न पर कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो मैंने कोशिश की कि इस पर मैं 5-8 क्वेश्चन लाऊँ, ताकि एक बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। मैंने हर एक पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आपका। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, ठीक है। तो सीरीज़ आपको पता होगा
आपने डिस्कस किया होगा इन रीजनिंग वाले पार्ट में कि नंबर सीरीज़ आपके पास होती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी एक टाइप की नंबर सीरीज़ होती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस करते थे ना, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम अगर हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सीरीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 5, ठीक है, 7 9 11 13, अगर मेरे पास इस टाइप की कोई सीरीज़ होगी तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होती है, 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है, 5 और 7 आपकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, 7 और 9 आपकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है, 9 11 आपकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो इनकी अगर मैं डिफरेंस करूँ तो यहाँ पे 5 - 3 आपका क्या आ जाएगा, 5 - 3 आपका क्या आ जाएगा, 2 है ना। ऐसे ही 7 - 5 आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। ऐसे ही 9 - 7 आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। 11 - 9 आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। 13 - 11 आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी वो सीरीज़ होती है, क्योंकि सीरीज़ में आपका कभी कभार डिफरेंस होता है, कभी कभी मल्टीप्लाई भी होता है, जब जैसे आपने क्वेश्चन किए होंगे नंबर सीरीज़ में। लेकिन यहाँ पे ये वो सीरीज़ है, ये वो स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज़ है जहाँ पे आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब जो बिल्कुल मतलब एक का प्रेडिसेसर जिसको आप बोलते हो या सक्सेसर होता है, तो उनके बीच में जो आपकी डिफरेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। मतलब हर एक जगह यहाँ पे आपकी 2 डिफरेंस है ना, तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपकी जो फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास जो ये सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ नंबर्स, ये वाली जो यहाँ पे मैंने डिस्कस की दिस सीरीज़, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो आपका ये जो 5 - 3 आपका आ रहा है, 5 - 3 आपका आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 2। या यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं 9 को 7 माइनस करूँ, 7 को 5 माइनस करूँ, ये भी आपका कितना आ रहा है, ये भी आपका 2 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही 9 को 7 माइनस करूँ, ये भी आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो इस 2 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और जो आपकी जो फर्स्ट टर्म होती है, इसको जो आपकी 3 है ये आपकी होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है। ऐसे ही 5 आपके होते हैं 7 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। इनको आपने अभी कुछ नहीं करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी थी कि व्हाट एक्चुअली इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस बेस पे आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले ये नोट याद रखना है, ठीक है। इस नोट को आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपकी जो टेलीग्राम चैनल हमारी होती है उसमें आपको ये जो इसका पीडीएफ हम वो शेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले ये नोट याद रखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम एवरेज वाले क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी सीरीज़ का आपने एवरेज निकालना होगा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, एपी होगी, तो उसको हम कैसे एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप याद रखना है, इन एन एपी द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 5 7 9 11। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे ना, आपके पास ये 5 नंबर है, आपने इनका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन एन एपी द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज सेड टू बी द एवरेज ऑफ होल सीरीज। मतलब मेरे यहाँ पे कितने नंबर है, 5 है ना, 5 है ना, ये 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, ये n नंबर बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं ना। तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं इसको एवरेज निकालूँ, मैं सबको सम करूँगा, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई, आपका एवरेज का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है एवरेज, एवरेज होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो पहले मैं इन सब का सम करूँगा, फिर देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फिर मेरा एवरेज निकल जाएगा, है ना। अगर हम क्लासिकल मेथड से जाएंगे या किसी ट्रिक जो हमने सिखाई थी वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये एपी है, एपी आपको पता है ना क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अब यहाँ पे जब आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है और 9 के बाद 11 है। आपको लग रहा नहीं ये तो डिफरेंस 2 है, 2 है, ये क्या है, एपी है। तो यहाँ पे आपने क्या रखना है, इस पूरी एपी, इस पूरी सीरीज़ का एवरेज क्या होगा, मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकालना है। समझ आ रही बात, मुझे पूरी सीरीज़ का एवरेज नहीं निकालना है, मुझे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एवरेज निकालना है, या जो इसकी मिडल टर्म होगी वही एवरेज होगी। इस नोट को आप कैसे यूज़ करोगे अब हम दिखाते हैं यहाँ पे आपको समझाने के, ठीक है। देखो क्या था हमारे पास ये था 3 5 7 9 11, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँगा इसका एवरेज निकालो, आप क्लासिकल मेथड से कैसे इसको निकालते हो, ऐसे आप निकालोगे ना, एवरेज कैसे निकालोगे, सम करोगे ना इसको, 11 और 9 कितने हो गए, 20, 20 और 7 कितने हो गए, 27, 27 और 3 कितने हो गए, 30, 30 और 5 कितने हो गए, 35,
डिवाइड बाई कितने हैं 1 2 3 4 5 टर्म्स 35 5 कितने हो गए 5 7 35 5 1 5 7 आ गया ना एवरेज 7 आ गया ना। आपने ये निकाला क्लासिकल मेथड से। अब देखो दूसरा मेथड मैं इसको टाइम कैसे बचा सकता हूँ, कैसे बचा सकता हूँ देखो समझ लेना अच्छे से, ठीक है। मैंने क्या बोला पहला पॉइंट इसके हिसाब से हम उसका एवरेज निकालेंगे। क्या बता रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हम पहले और लास्ट टर्म का एवरेज निकालेंगे, वही एवरेज है। फर्स्ट और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 11 है। 11 और 3 कितने हो गए 14 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 7। कितना टाइम बचा, बहुत बचा ना। अभी आपके पास 5 ही टर्म्स है, 10 भी हो सकती है 11 भी हो सकती है, बहुत टाइप की टर्म्स आपके पास हो सकती है ना। तो यहाँ पे एवरेज बच गया। और तीसरा मेथड क्या है, मिडिल टर्म इज एवरेज। मिडिल टर्म क्या है डायरेक्ट 7 आंसर। हमें निकालना ही नहीं था कुछ, समझा रही बात। देखो आपके पास क्या था 3 क्या था आपके पास 3 5 7 9 11। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है ना ये एपी है, तो डायरेक्ट आपका पता है आंसर क्या है 7, निकालना ही नहीं है कुछ, क्योंकि मिडिल टर्म यही है। अगर इतना तेज़ भी नहीं है आप, अगर आप इतनी तेज़ भी नहीं है, आपने क्या करना है, नहीं सर मुझे इतना पता है ये एपी है, एपी लग रहा है ना ये, इज इट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यस सर। कैसे, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 5 - 3 करूँ क्या आ जाएगा 2, 7 - 5 क्या है 2, 9 - 7 क्या है 2, 11 - 9 क्या है 2, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो आप क्या करोगे, आप पहली और लास्ट टर्म का इसका और इसका एवरेज निकालोगे ना। आप क्यों सबका निकालोगे, वो कितना है वो सम करना है दिमाग में। देखो आप ऐसे करोगे 3 + 11 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 11 + 3 कितना हो गया 14 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 7। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप दिमाग में 11 + 3 14, 14 बाई 2 7 आंसर, ठीक है ना। आपने इतना भी नहीं करना है। तो लेट्स हम क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे करेंगे आपको समझाने के लिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, ठीक है। क्या दिया है, व्हाट्स द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। मतलब आपके पास ऑड नंबर्स है कहाँ से 1 से लेकर 50 तक, उनका एवरेज निकालना है। सर आप बोलोगे फंस गए, 1 to 50 ऑड नंबर्स कौन से, देखो आपके पास 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, सो ऑन। फिर कितना लास्ट वाला कौन सा होगा 49। आप बोलोगे सर इतना लंबा। आपने क्या करना है, अगर आप क्लासिकल मेथड से जाओगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपने क्या करना होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 17 सो ऑन, सबको सम करके +49 डिवाइड बाई करना है, कितने नंबर होंगे, वहाँ से आपका एवरेज आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया, जब भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, लग रहा है अर्थमेटिक 3 - 1 क्या हुआ 2, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर की डिफरेंस कितनी होती है 5 - 3 2, 7 - 5 2, है ना। तो यहाँ पे आपकी ये एपी है ना, एपी में आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज निकालना है, मतलब पूरी सीरीज़ का एवरेज, हवा में आप आंसर निकालोगे कैसे, 1 + 49 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 50, 50 बाई 2 कितना हुआ 25 आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए, समझा रही बात। पर इतने बड़े क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस दिमाग लड़ाना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आना आपने देखना है क्या ये एपी है। जब भी आपके पास एवरेज क्वेश्चन आएगा ना, ज़रूरी नहीं है कि जब आपको लग रहा है सीरीज़ है, तो सीरीज़ पे आपने जब भी आपका सीरीज़ का क्वेश्चन आएगा ना, आपने दिमाग में रखना है अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है क्या ये एपी है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपका क्वेश्चन विदिन सेकेंड्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसने लिखा है ना ऑड नंबर्स, यहाँ पे इसने लिखा है ऑड नंबर्स। अगर ऑड नंबर्स नहीं होता, अगर सिंपल लिखा होता यहाँ पे व्हाट्स द एवरेज ऑफ, यहाँ पे आप समझ लेना यही क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज करूँगा, व्हाट्स द एवरेज ऑफ नंबर्स, मतलब एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऑड की जगह लिखा होगा व्हाट्स द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या हो आपके होती है 1 to 50, पहले तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 सो ऑन अप टू क्या लास्ट नंबर क्या होगा 50। ये है ना नेचुरल नंबर आपके, क्योंकि हमने पहले ही लेक्चर में आपके सेकंड लेक्चर में डिस्कस किए थे कि नेचुरल नंबर होते क्या है, ठीक है। वहाँ पे हमने सारे नंबर डिस्कस किए थे, नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी सीरीज़ है ना, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर की डिफरेंस क्या होती है 1 होती है ना, 2 - 1 क्या हुआ 1, 3 - 2 क्या हुआ 1, 4 - 3 - 4 क्या हुआ 1, है ना, सारे डिफरेंस यहाँ पे 1 1। तो इसका एवरेज क्या होगा, कैसे निकालना है एवरेज,
फर्स्ट और लास्ट का, फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट क्या है 50, तो एवरेज क्या होगा 1 + 50 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 51/2। 51/2 कितना हुआ 25.5, क्योंकि 50 का 2 है ना। देखो कैसे करना होता है, 50 का हाफ कितना हो गया 25, 1 का हाफ कितना हो गया 0.5 है ना 25.5। जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो बाकी आप अच्छे से डिवाइड कर भी कर सकते हो। मैंने बताया कि जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो 25.5 आंसर। अगर यहाँ पे लिखा होगा खाली नेचुरल नंबर, तो अगर ऑड नंबर लिखा हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट्स द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। इवन नंबर, अब देखो यहाँ पे आपने पहले आया था आपका नेचुरल नंबर, फिर था ऑड नंबर, फिर था इवन नंबर। इवन नंबर्स हमने डिस्कस किए थे ना, ठीक है। जिसने नहीं अभी पढ़े हैं वो नंबर सिस्टम वाला लेक्चर नंबर 2 देख सकता है। वहाँ पे हमने पूरे नंबर सिस्टम में जो भी इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके थे, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स, ठीक है ना, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, बाकी प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इवन नंबर्स देखो कहाँ से स्टार्ट होती है इवन नंबर, मैंने आपको बताया था 2 है ना, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, सो ऑन। लास्ट वाला कौन सा आपका आ जाएगा 50, क्योंकि ये है ना लास्ट आपका 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस पूरे जो आपके इवन नंबर्स है 2 से लेकर 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर, लेकिन एक इवन नंबर नहीं है ना, तो आपका पहला इवन नंबर 2 आ जाएगा। तो इस सारी सीरीज़ का आपकी एवरेज निकालना है। अगर आपके पास एपी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जो भी आपके नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे वो तो यहाँ पे पागल हो जाएंगे बेचारे, सर ऐसे कैसे हम निकालें, इतना तो टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका एवरेज और इसका एवरेज 50 + 2 कितने हुए 52, 52/2 कितना 26, मतलब विदाउट यूजिंग पेन आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन आपके समझाने के लिए मैं इसको निकालूंगा अच्छे से। कैसे निकालेंगे, एवरेज कितना आएगा, फर्स्ट नंबर 2 + लास्ट नंबर 50 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 52/2, 52/2 कितना हुआ 26। कैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कितना कैरी हुआ 1 2 12, 2 6 ज़ा 12, आपका आंसर कितना आ गया 26, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी होगा विदाउट यूजिंग पेन, भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा ना, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 26, व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो आपके कॉन्जिक्यूटिव मतलब बिल्कुल जो एक साथ साथ है, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव आपको समझ आ रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव किसको बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी एवरेज जो है आपके पास 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या है आपको पता होगा, इंटीजर्स मीन्स जिसमें आपके नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5, उसके नेगेटिव्स आते हैं इंक्लूडिंग 0, वो सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है 7 आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है जिनका एवरेज है 26, ठीक है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, जब भी आपकी एपी होती है उसमें क्या है, एपी में आपने पूरे सीरीज़ का एवरेज नहीं निकालना है, आपने फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज निकालना है, या आपकी मिडिल टर्म एवरेज होगी, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन को थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। 7 मतलब देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो उनका एवरेज कितना है 26, कितना है सर 26। तो बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। देखो अगर आपके पास 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब इनका डिफरेंस कितना होगा 1 होगा ना, इंटीजर है ना। देखो इंटीजर मैं लिखूँगा इंटीजर से 2, फिर लिखूँगा 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास इंटीजर्स है ना। लेकिन कौन सा इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव है ना। क्यों कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि 2 के बाद 3 है, 3 इमीडिएट है ना एक साथ, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ये आपके पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, ठीक है। ऐसे आपके पास 7 इंटीजर कोई भी है, हमें पता नहीं है वो कौन से है, लेकिन इसने एक चीज़ बताया यहाँ पे कि इनका जो एवरेज है आपके पास वो कितना है 26। तो आपको पता है ना कि मिडिल टर्म एवरेज होती है। अगर आपके पास इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव है वो एपी होगी ना ओपी, मतलब जो भी आपके पास इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स मतलब आपके पास ऐसे होंगे, सपोज मैं ऐसे लूँगा 7 9 11, सॉरी यहाँ पे 13 15, ये भी आपके पास इंटीजर्स है ना। लेकिन कौन सा इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, लेकिन ऑड इंटीजर, ये है कॉन्जिक्यूटिव लेकिन ऑड वाले हैं ना खाली। अब मैं ऐसे लिखूँगा 7, फिर लिखूँगा 8,
फिर 9, 10, 11 ऐसे। तो ये जो आपके पास सीरीज़ है ये किसकी सीरीज़ है? ये है ना इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर जो भी बता सकते हो। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव है ना, हाँ क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि ये इनका डिफरेंस, इनके बीच वाला हम कोई छोड़ नहीं रहे हैं ना। 7 के बाद 8 ही आता है ना, 8 के बाद 9, 10, 11। तो यहाँ पे ये सीरीज़ ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकती है। लेकिन 7 to 11 तक यहाँ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी बता सकता हूँ इन नंबर्स को, है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर्स और आपके पॉजिटिव इंटीजर्स वो सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एवरेज क्या होगा? या मैं 7 + 11/2 करूँगा, कितना हो गया? 7 + 11 कितना हो गया आपका? 18, 18/2 क्या हो गया आपका? 9 हो गया ना। तो डायरेक्ट मिडल टर्म आपकी एवरेज हो सकती है ना, समझा रही बात। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एवरेज निकालूँ, मुझे पता है ना दो कॉन्सेप्ट, या मैंने इसका और इसका एवरेज निकालना है, या मैं डायरेक्ट पता है मिडल टर्म एवरेज है, बात खत्म। क्योंकि 5 है ना, 5 का मिडल टर्म 3rd आएगी ना, तो 7 की मिडल टर्म कौन सी होगी? ये आपका है ना फर्स्ट, ये आपका 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। इसका मिडल टर्म कौन सा? मिडल टर्म ये है ना, ये क्या है? यही 26 होगा ना, फिर बात खत्म। देखो समझो क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको अगर आप समझ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बता रहा है? द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके पास इंटीजर्स है। इनका एवरेज कितना है? 26। एवरेज क्या होगा? मिडल टर्म होगी ना 26। तो इसके बाद क्या होगा फिर? 27। इसके बाद क्या होगा फिर? 28। फिर क्या होगा? 29। यहाँ पीछे क्या होगा? 25। फिर 24। फिर 23। ये होगी ना आपके पास सीरीज। फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इनमें से? 23। आंसर, बात खत्म। समझा रही बात। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझ लो। देखो फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन को लूँगा यहाँ पे ऐसे द एवरेज ऑफ 7 की जगह मैं लिखूँ यहाँ पे 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। इनका एवरेज है 26 सपोज, या 23 फॉर एग्जांपल। तो यही होगा ना एवरेज, क्योंकि मिडल टर्म एवरेज होती है, ये हमने ऑलरेडी नोट में आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल ये 23, ये क्या होगा फिर? 24, ये क्या होगा? 25, ये क्या होगा? 22, ये क्या होगा? 21। फिर पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? ये लार्जेस्ट कौन सा है? ये है ना, ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट है ना, ये क्या है? मतलब स्मॉलेस्ट के बाद है ना, या 3rd लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट, आप बता सकते हो इसको। समझा रही बात। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन और एक आ सकता है। देखो ये हमने बता दिया था कि अगर आपके पास कोई भी एपी होगी, अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 5 टर्म्स है, 7 टर्म्स है, 9 टर्म्स है, जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए, तो क्या होता है? मिडल टर्म एवरेज होती है, ठीक है। तो अगर आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, वहाँ पे क्या होगा? एवरेज ऑफ मिडल टर्म्स, मतलब मिडल टर्म्स के बीच में आपका एवरेज होगा। वो कैसे होगा ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ये नोट भी याद रख लेना है, इसको भी हम यूज़ करेंगे आपको कॉन्सेप्ट को। इस वाले को हमने यूज़ किया है, इस वाले कॉन्सेप्ट को भी हम यूज़ करेंगे, कहाँ पे आपका यूज़ हो जाता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको समझ लो, ठीक है। क्या बता रहा है? इफ़ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपके पास एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो एवरेज फिर कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लो, देखो क्या है। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स आपके पास पता होता है उनका डिफरेंस है 1 हर एक जगह के। इंटीजर्स आपके पास पता है ना आप क्या है। देखो अगर मैं इसे लिखूँगा 0, फिर क्या है 1, 2, 3, 4 सो ऑन। इस साइड क्या होगा? -1, -2, -3 सो ऑन। हर एक जगह देखो, हर एक जगह डिफरेंस क्या है? 1 है ना, यहाँ पे भी 1 डिफरेंस है। तो इंटीजर जब भी आपके पास होंगे उनका डिफरेंस 1 होता है, आपने ये चीज़ याद रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बता रहा है? द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कितना है? 15.5। 4 आपके पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, कितने हैं? 4, 1, 2, 3, देखो 1, 2, 3, 4। इनका एवरेज क्या है? 15.5। कितना है? 15.5। तो फिर क्या बता रहा है? व्हाट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। फिर क्या पूछ रहा है वो आप फिलहाल साइड में रख लो। अब कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हो। देखो एवरेज क्या है? 4 है। अगर आपके 5 होते हैं ना तो आप क्या बताते? 3rd वन आपका एवरेज है, मिडल टर्म एवरेज। लेकिन 4 है ना, देखो अगर आप इसके 2 हिस्से करोगे, यहाँ पे 2 हिस्से कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी ना, 2 इधर 2 इधर। तो यहाँ पे आपका होगा क्या होगा? यहाँ पे 15.5, 15.5, 15.5, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा? फिर ये होगा ना 16,
ये क्या होगा फिर 15, क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस एक ही होना चाहिए ना, यहाँ पे एक अगर डिफरेंस है तो फिर इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा 0.5, इसका भी 0.5, तो ये क्या होगा फिर 17, ये क्या होगा फिर 18, सॉरी 14, ठीक है ना 14। तो फिर क्या पूछ रहा है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा फिर आपके पास 16, क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर है, ये है सेकंड लार्जेस्ट नंबर। समझा रही बात? फिर से मैं इसको क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखो आपके पास 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स थे, 4, 1 2 3 4, तो इसका एवरेज कहाँ होगा, इसका एवरेज सेकेंड और इसके बीच में होगा। मतलब अब इसको दो ही से निकालोगे ना, अब इसके दो ही से निकालोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 15.5 आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा। यही आपका एवरेज है, यही आपका एवरेज है। अगर आपके इवन नंबर, इवन है ना, इवन टर्म्स 1 2 3 4 टर्म्स है। अगर 5 होती फिर थर्ड वन था, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो यहाँ पे 15.5 आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा फिर, ये होगा 16, ये होगा 15, क्योंकि डिफरेंस इनका 1 होना चाहिए। फिर ये क्या होगा 17, ये इसके पीछे क्या है 14। फिर क्या पूछ रहा है वो आपकी मर्ज़ी है, क्या पूछ रहा है, व्हाट द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, क्या है 16 आंसर। समझ रही बात? एक और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे समझ लो क्वेश्चन को। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ए बी सी डी इज़ 56.5, कितना है 56.5। तो हमें कुछ नहीं करना है, 4 है, कितने हैं 4, 1 2 3 4, इनका एवरेज कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, बीच में कितना है, कितना है यहाँ पे 56.5, यही आपका एवरेज है ना बीच में, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस देखना है। ये क्या होगा 57, 56 के बाद 57 आता है ना, ये क्या होगा 56, ये क्या होगा 55, ये क्या होगा 58, है ना। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ए आपका क्या है 55, सी क्या है आपका 57। ये आएगा मल्टीप्लाई करना, आपको करना है 55 को मल्टीप्लाई करना है 57 के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपने मैंने सिखाया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, आपको नहीं आता है, आप ऐसे करो। कैसे, 55 को मल्टीप्लाई करना है 57 के साथ, 57 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करना है, 5 7 ज़ा 35, 35 3 कैरी ऑन हो गई, ठीक है ना। फिर 5 7 ज़ा 35, 35 35 प्लस 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 5 5 ज़ा 25, 25 25, फिर 5 5 10, 10 और 3 हो गए 13, 13 1 कैरी ऑन, 3 और 2 हो गए 5, 5 और 1 हो गया 6, 63 63 3 6 कैरी ऑन, फिर 5 5 ज़ा 25, 25 और 6 हो गई 35, 31 31 31 35। आंसर कहाँ पे है, ये है बी पार्ट। समझ रही बात? फिर आपको कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे कोशिश की उनको ट्राई करने की। मैं कोशिश यहाँ पे करूँगा कि फिर जो आपके 4-5 क्वेश्चन इस पे और लाएंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ यहाँ पे बच्चों को बताना चाहूँगा, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी एप्टीट्यूड आप चाहते हो कि हमें एप्टीट्यूड में होल्ड हो जाए, जो भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इसके एक अलग से नोटबुक बना लो और इनको अच्छे से लिखो, फिर प्रैक्टिस करो बार बार। जो आपकी जिनका मैथमेटिक्स वीक है या जिनका एप्टीट्यूड वीक है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को, जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हो, कोई भी सर आपका करा रहा है, उनका आप एक प्रॉपर नोटबुक बनाओ, फिर उनको रिवाइज़ करो 1 बार 2 बार 3 बार। जब आप ऐसे ही सेम क्वेश्चंस को रिपीट करते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है जल्दी, ठीक है। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पहले ये क्वेश्चन करोगे, फिर दूसरी बुक से दूसरी करोगे, मतलब आपके पास फिर वो एक मटेरियल नहीं बन जाता है। तो कोशिश करो, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, एक अलग नोटबुक इसके लिए आप प्रिपेयर करो, तो फिर उसको रिवाइज़ करो कंटिन्यूसली, ताकि आपका एक होल्ड बन जाए, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में आपको फिर यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लाऊँ, ताकि आप इस एवरेज वाले कॉन्सेप्ट को पूरे से कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।